समय काटने वाले हरिशंकर परसाई। मैं वो पत्थर हूँ जिस पर कोई भी अपने न कटने वाले समय को पटक पटक कर मार डालता है। कुछ लोग मेरा ये पत्थरी उपयोग नियमित रूप से करते हैं और मैं होने देता हूँ। मैं जानता हूँ वे घर में पूरी ईमानदारी के साथ समय काटने की कोशिश करते हैं, पर समय फिर भी बच जाता है और उसे वे झोले में डालकर मुझ जैसे के पास चले आते हैं और उसे जोर जोर से मेरे ऊपर पछाड़ने लगते हैं। समय जब तार तार होकर मर जाता है तो वे प्रसन्न होकर हल्के होकर चले जाते हैं और मैं अपने चुटीले सिर को देर तक सहलाता रहता हूँ और सोचता हूँ कि सर प्लस समय के कपड़े को पछाड़ने के लिए मैं धोबी के पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। पर समय रोज़ पैदा हो जाता है और उसे रोज़ मारना पड़ता है। समय को न मारो तो वह अपने को मार डालता है। ऐसी क्या तरकीब कोई नहीं है कि सारे समय को एक ही बार में मार डाला जाए और वह फिर पैदा न हो। एक सत्याग्रही ने मुझे बताया कि है। कहने लगे, जेल में मैं जासूसी की किताब पढ़ रहा था। विनोबा ने देखा तो पूछा, क्या अध्ययन कर रहे हो? मैंने कहा, जासूसी की किताब पढ़ रहा हूँ। बाबा ने पूछा, इसे क्यों पढ़ते हो? मैंने जवाब दिया, समय काटने के लिए। विनोबा ने कहा, तो समय तुम्हारी समस्या है। ऐसा करो ना, इस खंबे पर सिर दे मारो, सारा समय एक बारगी में कट जाएगा। सलाह नेक है, मगर ऐसी थोक में समय काटने वाले बिरले ही होते हैं। अक्सर लोग तो फुटकर समय काटते हैं। ऐसे एक ताज़ा समय काटनहार मेरे पास जब तब आ जाते हैं। रिटायर्ड आदमी है, एक्सटेंशन न मिले उसे रिटायर्ड आदमी कहते हैं। एक्सटेंशन वाला आठों पहर अनुभव करता है कि वह रेत के ढेर पर बैठा है। वे सज्जन कहीं से रिटायर होकर यहीं बेटे के पास आकर रहने लगे। पढ़े लिखे आदमी है, साहित्य प्रेमी है। साहित्य प्रेमी के लिए मैं बक रहा हूँ, चाहे जब हलाल किया जा सकता हूँ। वे अच्छी बातें कहते हैं, अच्छी बातें उबा देती है। मैंने हिंट देना शुरू किया। टालने में के लिए मेरे पास कई तरकीबें हैं। तम्बाकू खाकर पीक मुंह में भर लेता हूँ, बोलता कुछ नहीं हूँ। तम्बाकू मेरी रक्षक है। अगर तम्बाकू खाने की आदत न होती तो बच्चों की फीटिंग बोतल मुंह में रखनी पड़ती। तम्बाकू से सामने वाला न उठे तो एकाएक उदास और गुमसुम हो जाता हूँ। लेकिन उन पर हिंट का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने हिंट को स्वीकार नहीं किया। तब मैंने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? यह प्रश्न तुरुप का इक्का है। इसका मतलब है कि आप जा कहीं और रहे हैं और यहाँ तो यूं ही टपक पड़े हैं। इस अर्थ को समझकर आदमी उठ जाता है, मगर आपको ये प्राणघातक जवाब ही मिल सकता है, कहीं नहीं, आपके पास ही आया हूँ। वे सज्जन ये कहकर कि जरा बाजार जाना है उठ गए। एक आध मिनट बाद मैं भी पान खाने चौराहे की तरफ चला। मैंने देखा वे चौराहे पर खड़े हुए सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, तय नहीं कर पा रहे हैं। वे कभी बाईं तरफ सड़क की ओर मुड़ते हैं, फिर लौटकर चौराहे पर आकर दाएं ओर मुड़ जाते हैं, पर फिर लौटने लगते हैं। 13 मिनट उन्हें यह तय करने में लगी कि किस तरफ किसके पास जाएं, बाकी वक्त कहाँ गुजारें। उनका उन्हें किसी का ख्याल आता और वे सड़क पर चलने लगते। 24 कदम चलने पर सोचते वह शायद घर पर ना हो। वे लौट पड़ते और दूसरे आदमी के घर की तरफ बढ़ते, फिर कुछ सोचकर फिर से लौट पड़ते। मुझे बहुत दया आई। सोचा इन्हें लौटा लूं और कहूं जब तक बैठना हो बैठें, पर फिर मुझे याद आया कि मुझे काम भी करना है। दया की भी एक सीमा होती है। एक दिन एक गाय तार में फंस गई। उसकी तड़प से मैं द्रवित हो गया। सोचा इसे निकाल दूं, पर तभी डरा कि कहीं निकलते ही खिंचकर मुझे सींग न मार दे। मैं दया समेत उसे देखता रहा। वृद्ध सज्जन मुझे ठीक उस गाय की तरह लगे जो त्रासदायी खाली समय के कंटीले तारों में फंस गए हैं। मैं उन्हें निकाल सकता था पर निकाल नहीं पा रहा था। दया की भी शर्तें होती है। सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स, यानी जानवरों पर होने वाली क्रूरता पर रोक लगाने वाले संगठन के एक सदस्य ने बर्फ तोड़ने के कीले से कांच कोचकर अपनी बीवी को मार डाला। दया की भी शर्तें होती है। हर प्राणी दया का पात्र है, बशर्ते वह अपनी बीवी ना हो। वे जब तब मेरे पास आने लगे। यह अजब बात है कि जिस पर दया आए उससे डरे भी। एक शाम वे मुझे बस स्टेशन पर खोमचे के पास खड़े चाट खाते दिखाई दिए। मेरी दया और बढ़ गई। उन्हें घर में इच्छानुकूल खाने को न मिलता होगा। बूढ़ा आदमी चटोरा हो जाता है। मेरे एक रिश्तेदार अंतिम सांसें ले रहे थे। बेटों ने कहा, बाबूजी राम नाम लो, दान पुण्य करो और कुछ इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने न राम का नाम लिया न दान दिया। बोले, भैया मुझे आलू बड़ा खिला दो। एक दिन वे मेरे पास बैठे थे कि विश्वविद्यालय के दो छात्र नेता आ गए। वे कुछ विषय पर मुझसे बात करने लगे। रिटायर्ड सज्जन बीच में ही कुछ बोलने लगे। वे लड़कों को उपदेश देने लगे। लड़कों ने कहा, आप जरा चुप रहें तो हम बात कर लें। वे चुप हो गए। लड़के चले गए। वे बोले, हमारी जिंदगी भर का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम कुछ कहते हैं, तो ये लड़के सुनते क्यों नहीं? मैंने कहा, शायद इसलिए कि अनुभवों के अर्थ अब बदल गए हैं। वे समझ गए, उदास हो गए। कहने लगे, हमारी तो पूरी जिंदगी दबते हुए गुजर गई। जब हम जवान थे तो मानते थे कि बड़ों से दबो, अब तब हम बुजुर्गों से दबे। अब हम ये हो गया है कि लड़कों से दबो, तो हम बुढ़ापे में लड़कों से दब रहे हैं। हमारी जिंदगी तो दबते हुए ही निकली है।
रिटायर्ड आदमी की बड़ी ट्रेजेडी होती है। व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अक्ल की ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा अक्ल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। वह जीवित सदस्यों को अपने से जोड़ना चाहता है पर जोड़ नहीं पाता। वह देखता है कि मैं कोई हलचल पैदा नहीं कर पा रहा हूँ, छोटी सी तरंग भी मेरे कारण जीवन के समुद्र में नहीं उठ रही है। हमारे चाचा जब इस न कुछपन से त्रस्त होते तो परिवार में लड़ाई करवा देते। खाना खाते खाते चिल्लाते, दाल में क्या डाल दिया, कड़वी लगती है, मुझे मार डालोगे क्या। हम कहते दाल तो बिल्कुल ठीक है। वे कहते तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। भगवान की कसम परिवार में आपस में लड़ाई मच जाती। हम देखते कि हम लड़ रहे हैं पर चाचा आराम से सो रहे हैं। तूफान खड़ा कर देने में सफलता से उन्हें अपने अस्तित्व और अर्थ का बोध होता था और वो उनके मन को चैन मिलती। हाल ही में रिटायर्ड एक सज्जन मिले। मैंने पूछा वक्त कैसे कटता है। वे बताने लगे भगवान ने फुर्सत दी है तो 4 घंटे तो उनकी पूजा में लगते हैं। मुझे भगवान पर दया आई। सर्वशक्तिमान की भी मेरी जैसी गत रोज 4-5 घंटे होती है। यूं वे ठीक कह रहे हैं कि भगवत भजन और कोई अच्छा काम फुर्सत में ही किया जाता है। फुर्सत ही नहीं तो आदमी अच्छा काम कैसे करे। भगवान से लेकर बेटे नाती पोते तक वक्त काटने में काम आते थे। मेरे पड़ोस का लड़का बेकार था, वक्त उसका कटता नहीं था। उसके पिता के दोस्त रिटायर हुए, उनकी भी समस्या यही थी। दोनों एक दूसरे का वक्त काटने लगे। उम्र का फर्क मिट गया, वे बराबरी के हो गए। बुढ़ऊ दोपहर को आता और शाम तक बातें करता। बातों के विषय खेती बाड़ी से लेकर बारात के अनुभव तक होते। एक दिन मैंने सुना वे दोनों खूब लड़ रहे हैं। बुढ़ऊ कह रहे हैं हमें मत सिखाओ, हम जिंदगी भर तम्बाकू खाते हो गया। लड़का बोला तुम्हें जिंदगी हो गई होगी, हमें भी 10 साल से तम्बाकू खा रहे हैं, हम भी कुछ जानते हैं। मुद्दा क्या था, झगड़ा क्या था? कुल ये कि चूने में मक्खन डालना चाहिए या नहीं, और डालना चाहिए तो कितना और किस तरह। उस दिन जब शाम को दोनों अलग हुए तो दोनों के दिल खुश थे क्योंकि वे लड़ लिए थे। मेरे पास ही एक भले आदमी रहते हैं। उनके ससुर रिटायर हुए तो कुछ महीनों के लिए लड़की दामाद के पास रहने को आए। वे गणित के अध्यापक थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे पास आकर बैठ जाते थे। घंटी घड़ी परिवार और रिश्तेदार और महंगाई की बातें करते हैं मुझे अखरने लगा। एक दिन जब वे आए तो मैंने उन्हें बोलने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बात शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए इजराइल ने अरब गणराज्य पर हमला कर दिया है। 5-7 मिनट तक जब मैं अरब इजराइल संबंध और शीत युद्ध की बातें करता रहा तो वे ऊब उठे। इन सब से उनका वास्ता नहीं था। वे बोले जरा नहा लूं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से उन्हें नहलवा दिया। 2-3 दिन तक यह नुस्खा अपनाने के बाद या तो वे आते नहीं आते तो 5-10 मिनट ही बैठते। वे डरते कि ज़्यादा बैठा तो ये दुष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें शुरू कर देगा। मगर जब उनके बेटी दामाद परेशान हुए तो मैंने उन्हें सलाह दी कि उन्हें किसी काम में लगा दो। कहो कि बाबूजी सुना है गणित कमज़ोर है मुन्ना की, इसे पढ़ा दीजिए। गणित के अध्यापक की यही कमजोरी है, वह दुनिया में किसी को गणित में कमजोर नहीं देख सकता। मैंने देखा कि वे नाती को गणित पढ़ाने लगे और खुश है। एक दिन लड़का रोकर बोला ये नाना जी तो हमें गणित पढ़ा पढ़ा कर मार डाल रहे हैं। वे लड़के के पीछे पड़ गए थे। अब मैं बुजुर्गों से डरने लगा हूँ, पर वे नाराज ना हो। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रिटायर्ड आदमी की यह समस्या मानवीय और सामाजिक है। समाज का एक हिस्सा हमेशा गिरे मन का नुक्चपन के बोझ से भरा सिर्फ समय का बोझ ढोता रहता है। ये अच्छा नहीं है। समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने रिटायर्ड लोगों का क्या करता है। अगर कुछ नहीं करता तो रिटायर्ड वृद्ध काम करते युवा के काम में दखल देगा। युवा इंजीनियर काम कर रहा है तभी रिटायर्ड इंजीनियर आ जाएंगे और कहेंगे क्या हो रहा है। हमारे ज़माने में ऐसी मशीनें नहीं होती थी। वे अपनी ज़मीन पर अपने ज़माने की मशीनों को मार डालेंगे। पुरानी मशीनों से नई मशीनों की रचना करेंगे। पुरानी मशीन का किसी काम में लगाना पड़ेगा। काम चाहे कुछ भी हो, काम अगर कुछ भी ना हो तो पुरानी मशीनें एक दूसरे की जंग साफ करती रहे, वक्त गुजार दें।